नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है। सर, ट्रम्प साहब एक बार फिर से एक्शन में आ गए हैं। अमेरिका में जितनी भी इंपोर्ट होने वाली कारें हैं उन पर वो 25% जो है वो टैरिफ लगाने की बात हो गई है। 2 अप्रैल से लागू भी हो जाएगा। यूरोपियन यूनियन जो है उसका विरोध कर रही है। और क्या कुछ हो रहा है, कितना फर्क पड़ेगा इस विरोध से। लेकिन और भी कई चीजें हैं जल्दी से। जैसे टेस्ला की बिक्री एकदम से घट गई है। चीन की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता कंपनी है BYD, वो नंबर 1 हो गई है अब टेस्ला को पीछे करके। तो एक कहीं ना कहीं क्या इन सब चीजों के भी एक नाराजगी ट्रम्प साहब के अंदर है, जो उन्होंने एकदम से ही एक्शन लिया है। उधर छात्रों को लेकर के अब खबर ये आ रही है कि छात्रों के ऊपर एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं ट्रम्प साहब। उनके तमाम डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, उनकी नेशनैलिटी तक पता की जा रही है कि किस नेशनल कहाँ से आते हैं वो। चल क्या रहा है, क्या हरकतें कर रहे हैं फिर से ट्रम्प साहब, नई एक शुरुआत क्या करने जा रहे हैं वो। राय साहब नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, आज ट्रम्प साहब का जब मैं और आप बात करें 67th डे है ऑफिस के अंदर, 67वां दिन है। 20 जनवरी को उनका इनॉग्रेशन हुआ था और तब से लेकर के उनकी जो लोकप्रियता है वो ऐतिहासिक लो पे पहुंच चुकी है अमेरिका के इतिहास में। 1933 से लेकर के आज 2025 में आप हैं। अभी तक केवल एक बार एक राष्ट्रपति की जो थी वो लोकप्रियता इससे कम हुई थी और वो स्वयं ट्रम्प थे 2017 में। आज की तारीख में जो ट्रम्प साहब की जो पॉपुलैरिटी रेटिंग है वो -2 है और जिस दिन उन्होंने ऑफिस टेक ओवर किया था वो +7 थी। तो यानी कि 67 दिन में, 67 डेज में 9% के ड्रॉप हुआ है उनकी लोकप्रियता के अंदर। मतलब यानी कि सबसे अनएक्सेप्टेबल राष्ट्रपति के तौर पर पिछले 1933 से लेकर अब तक का आप देखिए इसको 92 साल में। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जिस तरीके की उनका फैसला लेने की सनक है, उनकी डिसरप्टिव पॉलिटिक्स जो कर रहे हैं, विभाजनकारी नीतियां जो कर रहे हैं, नफरत नेतृत्व की जो बात है, भड़काऊ बयानबाजी का खेल है, वो सारे के सारे फैक्टर्स इसके अंदर और एकदम एब्रप्ट फैसले लेने का। आज जो आपने तत्कालिक चर्चा का विषय चुना है कि 25% जो बाहर से कार आने वाली है उसके अंदर उन्होंने जो ये फैसला किया ऑल ऑफ ए सडन। कहने को तो ये उन्होंने अपने अडानी को बचाने के लिए किया है। उनका भी एक अडानी है ना, एलन मस्क, वो वहां पर टेस्ला बनाता है। और आपको पता है जब से ट्रम्प सत्ता में आए हैं टेस्ला की बिक्री ना लगे और लगातार गिर रही है। उसके शोरूम्स के ऊपर लगातार धरने प्रदर्शन हो रहे हैं और बहुत सारी गाड़ियों को सड़क पे खड़ा करके आग भी लगा दी गई है विरोध प्रदर्शनों के चलते। और वहां की जनता के अंदर पॉपुलर परसेप्शन ये है कि ट्रम्प राष्ट्रपति नहीं है, मस्क उनको डिफेक्टो बन करके चला रहे हैं कहीं ना कहीं। इसीलिए टेस्ला को लगातार विरोध का और उसकी जो थी बिक्री थी उसमें निरंतर बहुत तेजी से गिरावट आई है ट्रम्प के बनने के बाद। तो अपनी तरफ से तो कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। बेसिकली वो कह तो रहे हैं कि हम अमेरिका के अंदर दोबारा से प्रोडक्शन को लाएंगे, ताकि कह तो ये रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वो मस्क की मदद करने की कोशिश में है। उसमें बेसिकली क्या होगा कि जो भी कुछ ये होगा 25% टैरिफ 1 अप्रैल से घोषणा की उन्होंने, 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। उसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी कौन होगा? अमेरिका की जनता। 25% जो टैरिफ एक्स्ट्रा लगाओगे वो किसकी जेब से जाएगा? जो कार खरीदेगा उसकी जाएगा, ट्रंप की थोड़ी जाएगा। अमेरिका के रेवेन्यू, पहली बात जो रेवेन्यू की उसमें आएगा, ट्रंप का ये मानना है कि इससे जो है 100 अरब डॉलर का रेवेन्यू सब आएगा इसके अंदर, जो गाड़ियों के ऊपर जो लगेगा इस टैरिफ। लेकिन गाड़ियों की बिक्री कितनी कम हो जाएगी इसका अंदाजा उनको नहीं लगा। यूरोपियन यूनियन सारी खिलाफ हो गई है, कनाडा खिलाफ हो गया है, मेक्सिको खिलाफ हो गया है और भारत का जो जगुआर लैंड रोवर हमारी है, ये भी आज सुबह से आपने देखा होगा टाटा के शेयर 6% गिर गए, जो जी कंपनी अमेरिका की है। क्योंकि देखिए कोई भी चीज जो बेसिकली है अमेरिका की, जो कंपनियां है, जी है, फोर्ड है, जो बढ़ाते हैं, वो भी बेसिकली जो अपना क्या है कंपोनेंट उनके भी बहुत सारे बाहर से आते हैं। तो टैरिफ उन पे भी लग गया तो उनकी भी कीमत बढ़ जाएगी। जो उनकी जीप और क्रिसला वाली कंपनी है स्टेलांटिस, आज में उसका जो शेयर है 3.6% गिर गया है, केवल आज में इस घोषणा के बाद। इसी तरीके से तमाम अन्य कंपनियों के शेयर्स की मार्केट गिरी है। सीधी सी बात है कि रेट जब बढ़ जाएंगे तो अल्टीमेटली नुकसान किस होगा? कस्टमर को होगा। और यही उनको अनपॉपुलर होने के सबसे बड़े कारण है। लेकिन चूंकि अपने मस्क की मदद करनी है और मस्क इस बात से उसको भी, क्योंकि मस्क भी सारे जो उसके कंपोनेंट टेस्ला के अपने ऐसे थोड़ी लेता है, वो भी सारी दुनिया से सोर्स करता है, तो वो भी महंगे हो जाएंगे। तो एक खास तरह, अच्छा उन्होंने ये कहा कि जो ये आज इन्होंने किया है 25% टैरिफ वाला गाड़ियों पे, ये स्थायी प्रावधान है, इसको हटा नहीं लेंगे वो, ये स्थायी प्रावधान है। तो इस तरह के क्रांतिकारी फैसले करके वो कि मैं सारी प्रोडक्शन को वहां वापस ले आऊंगा। प्रोडक्शन को वापस, राय साहब, ओवरनाइट नहीं लाया जा सकता। वो धीरे 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 ग्रेजुअली वो गई है और ग्रेजुअली ही आएगी।
ये नहीं है कि आपने आज कह दिया परसों वहां पे कार बननी शुरू हो जाएगी, दिस इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। तो उसके लिए भी और तमाम तरीके हो सकते हैं स्वदेशी को भी आगे बढ़ाने के। एक तरफ तो अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है, पूरी दुनिया का बादशाह कहता है, दूसरी तरफ WTO से बाहर आकर के अब प्रोटेक्शनिज्म पे, संरक्षणवाद पे वापस जा रहा है। तो ट्रंप बेसिकली अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी से होने जा रहे हैं, और खासतौर पर आम जनता वहां की इस बात को अब समझ चुकी है। इसलिए जो मैंने पॉपुलरिटी रेटिंग बताई आपको, ये मेरी और रामप्रकाश राय की नहीं है, ये CNN, फॉक्स, इप्सॉस, NBC और तमाम उनकी जो क्विनपिक यूनिवर्सिटी है उन सब का एक साझा सर्वे है। उसमें यह आया कि 7% पॉजिटिव से -2% हो चुकी है, और ट्रंप अभी भी मान नहीं रहे, अभी भी लगातार लगे हुए हैं अपने काम पे। लेकिन इस बार सारे मामले में नुकसान अमेरिका के उपभोक्ता का तो होगा ही होगा, उनके जो अडानी हैं मिस्टर मस्क, उनका भी बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो भी बाहर से सोर्स करते हैं। लेकिन ट्रंप को इस बात को मतलब नहीं है, वो तो कह रहे हैं कि मैं तो अपने जो प्रोडक्शन हमारा बाहर चला गया था स्वदेश में वापस लेके आऊंगा। इस तरह की एक पॉपुलर परसेप्शन जो करने की बात है, उनका जो टिपिकल होता है पॉलिटिकल, वो वही कर रहे हैं। एक सर, फेंटेनाइल तस्करी के रिपोर्ट की चर्चा खूब चल रही है, क्या कुछ हो रहा है, क्या है ये, और इससे क्या भारत पे क्या असर पड़ेगा? राय साहब, ये बहुत खतरनाक चीज हुई है। दर्शक साथियों के लिए बता दूं, ये बिल्कुल नई खबर है, और आपको ध्यान होगा जो US इंटेलिजेंस की चीफ है, जिसके बनने पर भारत में बड़े हवन और वो सब हो रहे थे, तुलसी गबार्ड, वो अभी इंडिया में आई भी थी, मोदी जी से मिलकर गई, तमाम नेताओं से मिलकर गई, राजनाथ जी से भी मिली। उनके अंडर जो एजेंसी काम करती है, US इंटेलिजेंस कम्युनिटी, उसकी जो एनुअल थ्रेट असेसमेंट की रिपोर्ट आई है मादक पदार्थों को लेके, उसमें चाइना के बाद भारत का नाम लिख दिया गया है, और चाइना के बाद भारत का नाम स्टेट एक्टर के रौब दर्ज किया गया है। कहा क्या गया है कि जो ये फेंटानिल आती है, फेंटानिल का जो स्टेट एक्टर के तौर पर जो उसके तमाम उपकरण और वो सारी चीजें हैं, उपकरण और उसके जो कंपोनेंट्स हैं, जो तत्व है उसके अंदर, केमिकल्स और वो सारे भारत भी प्राइमरीली सोर्स हो रहे हैं। और ट्रंप का आपको पता है ये फेवरेट ब्रो बीट करने का सब्जेक्ट है। वो बार बार ये कह रहे हैं कि अक्टूबर तक, जो अक्टूबर गया है पीछे, 12 महीने में 52,000 अमरीकियों की डेथ फेंटानिल से हुई। और इसी मामले में अगर आप ध्यान करेंगे तो चाइना के ऊपर 10% एडिशनल वो पहले लगा चुके हैं टैरिफ, केवल फेंटानिल का नाम लेकर के। मेक्सिको पे भी लगाया था, कनाडा पे भी लगाया था। अब उस लिस्ट के अंदर टैरिफ में तो भारत का नाम नहीं आया है, लेकिन तुलसी गबार्ड की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो उसकी इंटेलिजेंस की चीफ है, वो उसी की एनुअल रिपोर्ट के अंदर ये आया है कि भारत भी चाइना के बाद नंबर 2 पे भारत का नाम लिख दिया गया है। इसके आने वाले दिनों में आप फॉल आउट आपको देखने को मिल सकते हम्म लेकिन इसके फॉलोआउट्स होंगे क्या? क्या असर पड़ेगा भारत के ऊपर? और एक और चीज, मैं सवाल में साथ में इसके जोड़ दे रहा हूं दोनों, क्योंकि एक स्टूडेंट्स का जो मैंने जिक्र किया था, उनको लेकर के भी एक खतरा अब दिखने लगा है। उनके भी डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, उनकी नेशनैलिटी चेक कराई जा रही है कि कौन कहाँ से आता है। तो क्या अब जंजीरों में, बेड़ियों में जकड़ करके जो अप्रवासी भारतीय अवैध रूप वाले भेजे गए थे, उसके बाद अगला नंबर अब छात्रों का है? छात्रों के भविष्य पर भी संकट मंडराने जा रहा है। भाई साहब, जहां तक फेंटानिल वाला इशू था जो आपने कहा, उस पर फॉल आउट केवल ये होगा कि अगर ट्रंप की जो सनक है वो सनक आगे बढ़ती है फेंटानिल के मामले में, तो चाइना पे, बाकी पड़ोसियों पे, कनाडा पे, मेक्सिको पे तो लगा ही चुके हैं 10% एक्स्ट्रा टैरिफ इन द नेम ऑफ फेंटानिल। वो अगर इंडिया पे लगा दिया तो क्या होगा? फेवरेट तो उनका टैरिफ लगाना है ना। तो फेंटानिल के कंपोनेंट्स में इंडिया को स्टेट एक्टर का दर्जा दे करके चाइना के बाद, ये अपने आप में बहुत खतरनाक बात है। ये कितना सच है कितना झूठ है तो आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन उनकी जो एनुअल रिपोर्ट है, एनुअल थ्रेट असेसमेंट बोलते हैं उसको, उसके अंदर भारत का नाम नंबर 2 पे दे दिया गया है। नंबर 2 आपने कहा छात्रों का मामला। ट्रंप बेसिकली जो कर रहे हैं वो एक खास तरह की डिसरप्टिव पॉलिटिक्स, जैसा हम बार बार कहते हैं। अभी जो छात्रों का आपने नाम लिया, 2 छात्र तो ऐसे हैं जिनके ऊपर आरोप लगा कि वो हमास का सपोर्ट करते थे। ऐसे ही तमाम लोगों को पिन पॉइंट किया जा रहा है, जो रह रहकर अमेरिकी सरकार की नीतियों के खिलाफ जाकर के, अमेरिकी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, धरने और इस तरह की चीजें, जो आवाज मुकर करने वाली बात होती है। तो अमेरिका जैसी डेमोक्रेटिक कंट्री, जहां पर अभिव्यक्ति के अधिकार की इतनी स्वतंत्रता होती थी, वहां पे लोगों को इस तरीके से पिन पॉइंट करना, ये अमेरिका के लिए एक नई चीज है। वहां से आप ग्रीन कार्ड वाला हो, उसकी भी हरासमेंट हो रही है। जो इलीगल इमिग्रेंट्स उनके साथ तो जो होना था वो हो ही रहा है। तो तमाम तरह का जो उनका जो एक्सट्रीम राइट, जो उनका वो है ना मागा सपोर्ट ग्रुप, उसको खुश करने के लिए, क्योंकि वो कट्टर हैं, वो उनको ये मान सकते हैं आप वो यहाँ का वहां का बजरंग दल है, तो उन लोगों को खुश करने के लिए ट्रंप इज प्लेइंग टू द गैदरीज। ये अभी जब उस छात्र का नाम लिया इन्होंने, उसको पिन पॉइंट किया, कोर्ट से उसको स्टे मिल गया। तो वहां पर जितने वाइब्रेंट ट्रंप है, वहां की जुडिशरी भी उतनी वाइब्रेंट है।
तो ये कर पाना आसान नहीं होगा। हैरास जरूर कर सकते हैं, हैरास वो कर भी रहे हैं। नहीं, लेकिन आर्थिक रूप से तो लगातार अमेरिका का नुकसान हो रहा है ना इन सारे डिसीजंस के चलते। तो भी फिर अमेरिका में विरोध भी इनका हो रहा है, लेकिन ये विरोध कितना मायने रखता है कि एक के बाद एक वो लगातार फैसले लेते चले जा रहे हैं, आर्थिक नुकसान होने के बावजूद भी वो अपने उसी रुख पर अड़े हुए हैं। देखिए ऐसा, वो ट्रंप जो है ना, जो कहने को तो 4 साल के लिए राष्ट्रपति चुन के आए अमेरिकी संविधान के मुताबिक, लेकिन आपको पता है अमेरिकी सदन के दोनों उसमें सदनों में, अमेरिकन पार्लियामेंट के, फिलहाल के लिए रिपब्लिकन्स की बड़ी थिन मेजोरिटी है। तो वो ये चाह रहे हैं कि जो कुछ ये इस तरह के कारनामे हैं डिसरप्टिव, जब तक ये मेजोरिटी है तब तक कर डालो, क्योंकि अगले साल के शुरू में चुनाव है वहां पर पार्लियामेंट के, अलग अलग बात उस क्वार्टरली उस तरीके से होते हैं। तो उसमें कहीं कोई गड़बड़ ना हो, उससे पहले जो कुछ हाकने वाली प्रवृत्ति है कि ये भी कर दूं वो भी कर दूं, जो चीज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कर सकते हैं वो तो कर ही रहे हैं, जो नहीं कर सकते उसकी भी कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली ट्रंप सीम्स टू बी ए मैन इन ए हरी इन ए वे, और उसमें तमाम तरह की डिसरप्टिव चीजें, क्योंकि अगर एक बार हाउस के अंदर कोई से भी हाउस में अगर आप मेजोरिटी लूज करते हैं तो फिर उतनी स्वच्छंदता शायद ना रहे उसी प्रेशर के अंदर। और दूसरा, उनको भी पता है कि जो उनकी नीतियां हैं वो कहीं नहीं पहुंचाएगी। लेकिन मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नाम पर जो अपना सपोर्ट ग्रुप है, उसको एक, जैसे मोदी जी अपने भक्तों के लिए तमाम चीजें नहीं करते, एग्जैक्टली ट्रंप की भी वही नीति है कि अपने भक्तों को खुश करने के लिए हमने विदेशियों को हथकड़ी लगा दी, बेड़ी लगा दी, भगा दिए, सैनिक जहाजों में भेज दी, उस टाइप की। वो कि अब कहाँ है उसका जिक्र? वो तो जो अप्रवासी थे वो तो अब भी वही रह रहे हैं। अब कहाँ है वो सैनिक जहाज और वो सब? तो एक खास तरह की ऑप्टिक्स क्रिएट की गई थी, वो रह रहकर उस तरह की चीज कर रहे हैं अपने सपोर्ट बेस के लिए। क्यों? क्योंकि जो सर्वे ने दिखाया, उस सर्वे में एक बात बड़ी साफ आ गई कि आज की तारीख में अमेरिका के अंदर कोई भी जो मुख्य धारा का वोटिंग ग्रुप है वो फिलहाल ट्रंप के साथ और रिपब्लिकन पार्टी के साथ नहीं है, उनकी हरकतों के कारण। ये पॉपुलैरिटी रेटिंग्स में बिल्कुल साफ आ गया। सर, ये कहा यह जाता है कि अमेरिका में जो तमाम संस्थाएं हैं वो बहुत मजबूत हैं, चाहे वो ह्यूमन राइट्स से लेकर के और हर तरीके का जो नियम कानून है वो सख्त हैं, उनका सख्ती से पालन किया जाता है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं पहले दिन से अभी तक तो किसी संस्था की कोई मजबूती सामने नहीं आई है। भारत में जो स्थिति है संस्थाओं की, वही स्थिति संस्थाओं की अमेरिका में भी दिख रही है। तो हमारे और उनकी संस्थाओं में अंतर क्या रह गया है फिर? क्योंकि सेम तो चल रहा है, यहाँ भी लोग उसी तरीके से फैसले झेल रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, और वहां भी लोग फैसले झेल रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। संस्थाएं वहां भी मौन है, संस्थाएं यहाँ भी मौन है। अंतर क्या है? किस बात की वाहवाही? नहीं राम प्रकाश जी, देखिए अदालतों के मामले में वहां आप ये नहीं कह सकते। इनके तमाम ऑर्डर्स को वहां की कोर्ट्स ने स्टे किया है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ने भी स्टे कर दिया है। और हालत ये हुई कि जब ट्रंप ने और मस्क ने धमकी दी एक डिस्ट्रिक्ट जज को, और ये कह करके कि इस तरह के जो एक्टिविस्ट टाइप के जज हैं इनके खिलाफ बड़े पैमाने पर महाभियोग चलाने की जरूरत है, तो आपने देखा चीफ जस्टिस ने कितने बुरे तरीके से अटकाया राष्ट्रपति को, वट यू आर टॉकिंग। और अमेरिका के इतिहास में ऐसा कभी नहीं होता है। तो इशारों में ऐसा नहीं, अमेरिका के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं उन्होंने भी ट्रंप की नीतियों को स्टे किया है, अभी तक पहले कर चुके हैं 2 बार वो। और तमाम मामलों पर उनके खिलाफ जो केसेस हैं, उनके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के खिलाफ, वो तमाम अदालतों में विचाराधीन है। और सुप्रीम कोर्ट का जज अपने एक लोकल कोर्ट के जज के लिए आकर के राष्ट्रपति के खिलाफ बोल रहा है, ये अमेरिकन सिस्टम की मजबूती है। ये नहीं कह सकते आप उनके वहां भी वैसे ही हमारे यहाँ तो सब कुछ सरेंडर की मुद्रा में। वहां तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ने जो अवैध जो वो थे प्रवासी थे, वहां के भी एक मामले में इंटरवीन किया और स्टे किया। ये अलग बात है कि उन्होंने इसको पहले निकाल दिया जहाज को जबरदस्ती, तो उसमें भी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स चल रही है। तो बेसिकली वहां का जो जुडिशरी है, वो आपको ध्यान होगा ट्रंप के ओथ लेने से पहले 5 दिन पहले किस तरीके से अदालत ने उनको कन्विक्ट किया था। तो वो बख्शते नहीं है। ये अलग है कि सजा नहीं की, ये कह के हम पूर्व राष्ट्रपति और भावी राष्ट्रपति, लेकिन वो सजा से ज्यादा बड़ी जलालत है कि दोषी ठहरा दिया और उसके बाद सजा ना देना। तो सीधा सीधा एक पद का एक सम्मान की बात हुई, वरना तो उन्होंने नहीं बख्शा उनको। तो अमेरिकन सिस्टम फिर भी आप मानिए बाय एंड लार्ज फेयर है उस रूप में, और राष्ट्रपति के सामने तमाम अदालतें सीना तार के खड़ी हुई है वहां पर इन्हीं 67 नहीं डेज के। सर, हमारे यहाँ की अदालतें भी तो यही काम करती हैं। वो ये कहती हैं कि भाई महाराष्ट्र में सरकार जो है अनैतिक रूप से बनी, लेकिन सरकार चलती रहेगी। वो ये कहती हैं कि 10वीं अनुसूची जो है वो खतरे में है, उसको उसका पालन नहीं हो रहा है, और अगर अदालतें इंटरवेन नहीं करेंगी तो उसका पालन नहीं हो पाएगा। ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट देता है। तो वो कौन सी अदालत उसका पालन करे जब सुप्रीम कोर्ट खुद उस पर निर्णय नहीं ले पा रहा है? इस तरीके के तमाम मामले हैं। कोई भी फैसला आता है किसी भी बड़े नेता और बड़े उससे संबंधित, देखिए वो सारे फैसले रिजर्व हो जाते हैं। एक और चीज है,
सर वहां ट्रंप की कार्यकाल की अभी शुरुआत हुई है, हमारे यहाँ भाई तीसरा कार्यकाल है, तो वो धीरे धीरे समय लगा है ना। चंद्रचूड़ जी भी जब आए थे बतौर सीजेआई तो उन्होंने भी कुछ सख्त फैसले लिए थे, देश में बड़ी वाहवाही हुई थी उनकी। नहीं, देखिए, एक बेसिक फर्क राम प्रकाश जी देखना पड़ेगा कि भारत की जो जुडिशरी है, बाई एंड लार्ज आज उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी अपने आज तक के ऐतिहासिक लो पर है। और उसके लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, पूरा तंत्र जिम्मेदार है। उसमें बहुत बड़ी भूमिका न्यायपालिका के सेंडर की भी है, तमाम सीजीआईज की भी है, तमाम उनकी नियुक्ति प्रक्रियाओं, तबादला प्रक्रियाओं की भी है, और सरकार की आर्म ट्विस्टिंग की भी है, रह करके। लेकिन अभी आप जो ये वर्मा वाला केस चल रहा है उसी में देख लीजिए किस तरह का खेल हो रहा था। 7 दिन तक उसको बचा रहे थे, अब उसको लेकर के तमाम नौटंकियां की जा रही है। तो एक जो एक तारतम्यता होनी चाहिए थी पूरे उसके अंदर, पहले किसी और स्क्रिप्ट पे काम हो रहा था, अब वो स्क्रिप्ट बदलने की कोशिश हो रही है। कभी उसके अंदर हरीश साल्वे आ जाते हैं, कभी उसके अंदर वाइस प्रेसिडेंट आ जाते हैं, कभी कोई आ जाता है। तो वो एक अलग पक्ष है। देखिए, अमेरिका के सिस्टम की भारत के सिस्टम के साथ तुलना करना, यहाँ तो 4.5 करोड़ से ऊपर तो केस अदालतों में पेंडिंग है, वहां तो ऐसा नहीं है। बेसिकली क्या है कि अमेरिकन सिस्टम आज भी ले दे करके जैसा भी है, कम समय में बेहतर न्याय आज भी लोगों को दे रहा है, इसमें आप शक मत मानिए। हमारे यहाँ तो कल जस्टिस ओका ने ही कह दिया, जब कल वो भाषण दे रहे थे 75 साल और ये सब उस पर कि जनता के साथ, उन्होंने कहा कि हम जनता को उस तरीके से नहीं देख सकते, उनकी जो विश्वसनीयता है हमारी उसको फॉर ग्रांटेड नहीं मान सकते। लंबा चौड़ा उन्होंने बोला है, कल पूरा लेक्चर था। तो वो कहीं ना कहीं सच्चाई से देश को रूबरू करा रहे थे कि जुडिशरी टू सम एक्सटेंट हैज फेल्ड द एस्पिरेशंस ऑफ इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया। ये बात उन्होंने मान ली, बहुत सारे लोग मानने को तैयार नहीं है। मेरा ये मानना है कि दे आर फेलिंग इट बाय द डे। हर दिन उनका जो वो है सारे का सारा सिस्टम वो रसातल में जा रहा है, अपने कामकाज से, अपनी कार्यप्रणाली से। और बहुत बड़े लेवल पे आप कहेंगे तो विश्वसनीयता भारत की न्यायपालिका ने पिछले कुछ अरसे में खो दी है। तमाम ऐसे मसले देख सकते हैं आप, नोटबंदी से लेकर के, पेगासस से लेकर के, 370 से लेकर के, राम मंदिर से लेकर के, और जितने भी मामले आप गिनते जाइए, किसी भी मामले में आप ये नहीं कह सकते। वो इलेक्ट्रल बॉन्ड का ही मामला देख लीजिए, चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव का ही मामला देख लीजिए, तो कहते कुछ केवल वर्बल डायरिया है। वही आप वाली बात है कि जब एक्शन की बात आती है तो उनके फिर कहीं ना कहीं हाथ रुक जाते हैं। अमेरिका के अंदर ये अब भी नहीं है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सीधे कहा कि ये अमेरिका की परंपरा नहीं है जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि जजेस के खिलाफ महाभियोग लाया जाएगी, क्योंकि ट्रंप और उनका चेहरा दोनों लग गए थे ना कि इनके खिलाफ बड़े पैमाने पर वो लिया किया इम्पीचमेंट किया जाए, तो तुरंत वो एक्शन में आ गए। हमारे यहाँ तो जुडिशरी की हिम्मत ही नहीं बची हुई, आंख आंखों में सब कुछ हो रहा है। सर ये तो अभी शुरुआत है ना, आज नहीं तो कल कानून वो भी ले आएंगे भाई। यहाँ भी सीईसी साहब जो है वो सीईसी की नियुक्ति में सीजीआई साहब थे ना, कानून बना के बाहर कर दिए गए। तो ऐसे ही वहां भी धीरे धीरे स्थिति पैदा की जाएगी। सर चरणबद्ध तरीके से ही तो संस्थाएं कमजोर की जा सकती हैं, एकदम से तो कर नहीं पाएंगे आप। देखिए, उसी रास्ते पर ट्रंप साहब नहीं दिख रहे हैं। अमेरिका की ट्रंप 100% उसी रास्ते पे है। हो सकता है ट्रंप उससे भी खराब रास्ते पर हो, इस बात से मैं सहमत हूं आपके कि ट्रंप की मंशा वही है। ट्रंप उनके मन में, अमेरिका का संविधान अलग चीज है, वरना ट्रंप की मंशा कोई शी जिनपिंग और पुतिन से अलग थोड़ी है। वो भी ये चाहते हैं कि मैं लाइफ लॉन्ग राष्ट्रपति रहूं, कोई भी शासक सत्ता थोड़ी छोड़ना चाहता है। उनको भी ये पता है कि मेरी सेकंड टर्म है, लास्ट टर्म है, उसके बाद तो मैं बन नहीं सकता हूं। तो उसके लिए वो जो कुछ अपनी महानता साबित, जितनी की उनको समझ है उतनी कोशिश कर रहे हो। लेकिन सवाल वो नहीं है राय साहब, सवाल बेसिकली क्या है कि अमेरिका का सिस्टम उसकी कितनी आजादी देगा। वो चेक्स एंड बैलेंसेस वहां रहते हैं, हाउसेज के अंदर दोनों के अंदर मेजोरिटी रहती है नहीं रहती है। और वहां एक और भी बात है, वहां हमारी तरह व्हिप जारी नहीं होता हर चीज में, केवल पार्टी लाइन पे। वहां तमाम लोग रिपब्लिकन्स जो है उनके खिलाफ वोट डालते हैं, तमाम मुद्दों पे डालते हैं। अभी जब ये सारा कैबिनेट बन रहा था, तमाम लोगों ने तमाम नियुक्तियों का विरोध किया ना रिपब्लिकन्स ने। तो वहां टू दैट एक्सटेंट आजादी है। और वहां की जनता कभी भी एब्सोल्यूट मेजोरिटी उस रूप में नहीं देती। जैसे हिंदुस्तान में तो एक बार आपको 272 मिल गई, फिर तो आप चाहे मत जो मर जाए कुछ कीजिए। वहां ऐसी गुंजाइश अब तक के इतिहास में दिखती नहीं है। ट्रंप की मंशा निश्चित तौर पर सत्ता ना छोड़ने की है। वो तो 2020 में भी उन्होंने क्या कैपिटल हिल पे किया था, आपने देखा नहीं था जिस तरह का सीन क्रिएट हुआ था। तो वो तो इस काम के माहिर है, उसको छोड़ दीजिए, हर शासक चाहता है वो। लेकिन वहां के संविधान की कितनी गुंजाइश है। और ये कमाल देखिए, उतना सब करने के बावजूद भी वो व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति चुन के आ गया। तो कहीं ना कहीं उसका जो मागा ग्रुप था, उन्होंने ऐसा माहौल बनाया राष्ट्रवाद का और वो तमाम चीजों का। और अब वही सबसे पहले उसके पीड़ित होंगे। जब महंगाई बढ़ेगी हर चीज में तो वो कहां जाएंगे, सबसे ज्यादा प्रभावित तो वो होंगे।
तो मोदी जी से प्रेरणा भी ले रहे हैं, उनके रास्ते पे चल भी रहे हैं, और मोदी जी उनकी तारीफ भी कर रहे हैं, उनको सब्सक्राइब भी कर ले रहे हैं, सब कर ले रहे हैं, और फिर मोदी जी के ऊपर ही लाके टैरिफ बम फोड़ दे रहे हैं। और तो लगातार लगे ही हुए हैं। अब तो आज तो 27 तारीख होगी, 2 अप्रैल से तो ड्यू है आपका कार्यक्रम। टिट फॉर टेट 2 तारीख से ही तो लागू है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 5 हम्म डेज। हम्म और हम्म हिंदुस्तान के साथ जो वो कर रहे हैं बेसिकली, वो 100% आर्म ट्विस्टिंग के अलावा कुछ नहीं। अगर आपको ध्यान हो, हिंदुस्तान जब 90-91 में जब लिबरलाइजेशन की पॉलिसी नरसिम्हा राव लेके आए, उससे पहले भारत में कितने टैरिफ होते थे? 95% एवरेज था, 95% अमेरिकन गुड्स के ऊपर। आज तो वो 10.66% आ चुका है एवरेज। उसके बावजूद भी उनको और रियायतें चाहिए। सोच के देखिए। और मैं 3 दिन पहले एक बहुत बड़े कृषि अर्थशास्त्री का लेख पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि अमेरिकन प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है, वो उन पे जो इंडिया लगाता है टैरिफ, वो किसी भी सूरत में डब्ल्यूटीओ की वायलेशन नहीं है, डब्ल्यूटीओ की नॉर्म्स के अंदर है। उसके बावजूद भी भारत की सरकार जिस तरीके से हर बात पे सरेंडर करती जा रही है टैरिफ के मामले में, आपने देखा ना, टेस्ला के 115% से घटा करके सीधा 10%, 110% से घटा के सीधा 15%, 95% की रिलीफ। कभी सुना आपने ऐसा? लेकिन मोदी जी कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, देखते जाइए। अभी ट्रंप के लिए बेसिकली क्या है, ट्रंप का कोई दोस्त नहीं है, कुछ नहीं है। उसको अपनी ऑप्टिक्स क्रिएट करनी है, उसको अपनी थिएटिक्स करनी है क्रिएट। और मोदी जी की तरह एक इवेंट के तौर पर हर चीज में वो उसी चीज के पारंगत है। गवर्नेंस वगैरह से उनको कोई बहुत लेना देना नहीं है। यहाँ इन्होंने भगत क्रिएट कर रखे हैं, वहां उनके भगत है। ही इज प्लेइंग टू दोज गैलरीज, दैट्स इट। तो साफ साफ ट्रम्प साहब का ये ऐलान एक तरीके से हो गया है कि दोस्ती वोस्ती सब जाए किनारे, मुझे जो करना है मैं वो करूंगा, और सारी पागलपंतियां जो मेरे दिमाग में है उसको थोपूंगा अमेरिका के लोगों पर भी और दुनिया के बाकी देशों पर भी। फिर चाहे अमेरिका बर्बाद हो या बाकी देश, ग्रेट अमेरिका शायद ऐसे ही बनाएंगे ट्रम्प साहब। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।